गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो किताब ले लो, अपना बैठो क्लास में अच्छे से। रखी है SCERT की बुक, क्लास 10 की, यानी बिहार बोर्ड की जो बुक है हमारी SST की, उसका चैप्टर है 5, अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो अब सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है, तो मैंने बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में, और स्कूल्स में पढ़ाने का 4 ईयर का अनुभव है। यदि कोई बच्चा एनालिटिकल मेथड के थ्रू बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो इस चैनल से जुड़ सकता है, या इस कोचिंग में आकर समृद्धि कोचिंग में, समृद्धि द प्रोग्रेस में आकर अपना एडमिशन करा सकता है। ये है तरारी ब्लॉक में, जो तरारी बड़का गांव के रोड के बीच में स्थित है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का डेट है 8 मार्च और हम लोग का टॉपिक है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था को पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी बोलते किसको है, तो वो सारे वो आधार जिसके थ्रू हम लोग का जीवन यापन चलता है, जिसे हम इसको आजीविका भी बोलते हैं। तो अर्थव्यवस्था के थ्रू ही हमारी आजीविका चलती है, यानी जो भी कृषक है, उद्योगों में काम करने वाले हैं, या सेवा क्षेत्र में जो भी काम करने वाले व्यक्ति है, उनका क्या है, इसी के थ्रू काम चलता है। और इसका जो अर्थव्यवस्था होता है, ये किसी भी राष्ट्र का एक मुख्य आधार होता है उसके तरक्की का, उसको समझने का कि वो कोई भी राष्ट्र जो है या कोई भी देश जो है वो कितनी तरक्की कर सकता है या करने की क्षमता रखता है, वहां के लोगों में कितना पोटेंशियल है, या लोगों को कार्य करने की क्षमता कितनी है, या कार्य करने के लिए उनके पास कितने प्रकार के अवसर मुहैया हो पाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे देश की अगर बात करें तो हम लोग का देश जो है कृषि प्रधान देश है। ठीक, मैक्सिमम जो हमारा जो व्यक्ति है, वर्कशील जो पीपुल है, यानी वर्किंग पीपुल जो है, काम करने वाली जनसंख्या जिसको बोलते हैं 15 से लेकर 61 वर्ष के उम्र के लोग जो है, इसका 55% जो है हमारे देश की पॉपुलेशन वो कृषि प्रधान क्षेत्रों में ही लगे हुए है। यानी हमारे देश के अगर अर्थव्यवस्था की बात करें या और लोगों की आजीविका की बात करें तो मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। तो कृषि प्रधान देश हमारा होता है। और इससे बात करें तो धीरे धीरे अगर हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा समय के साथ हम लोग अपने आप को चेंज करते जा रहे हैं, तो चेंज करने के साथ देखते हैं कि उद्योगों का भी ब्रिटेन में स्थापना होता है, और उस उद्योग के थ्रू ही हम लोग आज के डेट में जो जिसको मशीनीकरण भी बोलते हैं, उस डेट में आजकल हम लोग जी रहे हैं। इससे एडवांस लेवल में भी हम लोग जा चुके हैं, जिसको सेवा क्षेत्र या AI भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर काम करने की क्षमता। इससे बोला जाता है कि AI को भी देखेंगे आज के डेट में, करेंट से अगर रिलेट करें बच्चों को जो आज के डेट में मोबाइल बहुत चलाते हैं, तो वो भी समझ सकते हैं कि कोई किसी भी तरीके के काम करते हो अगर, तो आप AI के थ्रू या किसी भी टेक्नोलॉजी की इस तरह के आप मदद से अपने आप को प्रूव कर सकते हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो। उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर बात करें आधुनिक युग में, या आधुनिक युग की अगर बात करें तो इससे पहले हम लोग मूलतः किस पर निर्भर थे, कृषि के क्षेत्र पर निर्भर थे। लेकिन क्योंकि जनसंख्या हमारी धीरे धीरे बढ़ती गई, ठीक, जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ा हमारा, तो जितने भी पॉपुलेशन है इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई कि किस तरह से इनका सर्वाइवल हो, मतलब अपना आजीविका किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। आजीविका बढ़ाने के लिए लोगों के दिमाग में आता है पहली बार उद्योगों का, यानी इससे क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी कार्य या इससे हट के जो भी कार्य है वो उद्योगों से मिलता जुलता है, यानी औद्योगिकरण का आविष्कार का चरण स्टार्ट होता है ब्रिटेन के में 18वीं शताब्दी में। और ये कारण समझने की है कि आखिर ब्रिटेन में ही औद्योगिकरण क्यों आता है, औद्योगिकीकरण जो है ये ब्रिटेन से क्यों आता है। तो उसके अगर आयामों की बात करें और उसके कारणों में जाए तो क्या हो सकता है, तो मूलतः जो है 14वीं और 15वीं शताब्दी के बाद में देखें, अगर मैंने 15वीं शताब्दी में, तो 15वीं शताब्दी के जो है यूरोपियन कंट्री जो है वो मेनली जो है किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। इन समुद्र से घिरे हुए राष्ट्रों में क्या है कि कोई भी बाहरी देश नहीं आके आक्रमण करता था, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, अपना कृषि कार्य से भी जो करते थे उससे उनको पूरा प्रॉफिट हो जाता था। लेकिन जो इनके माल का जो
एक्स्ट्रा उत्पादन होता, तो उसके लिए आप बाजार ढूंढने लगे कि किस कहाँ पर हम जाके इस चीज को खपत करें, यानी बाजारों में कहाँ पर जाके बेचें। एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण है इंग्लैंड में ही क्यों आया, तो इंग्लैंड का अगर हम मैप देखेंगे तो इस तरह से है जो है पूरा यूके, तो इसके अगल बगल में जितना भी है ना, इधर अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन होने के कारण ये जो क्षेत्र है यूके का, ये किसी भी तरह से किसी भी देश से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी स्थल खंड जो है एक देश दूसरे देश से जुड़े होते हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत के वेस्ट में है पाकिस्तान, और ईस्ट में कौन सा है देश, बांग्लादेश। इसे सटे हुए बहुत सारे देश हैं, यानी जो निकटवर्ती देश है जिसको बोलते हैं सीमा के साथ लगा हुआ देश, तो ये जो है हमारे साथ लगे हुए हैं। तो इनको जो था कि मेनली कृषि पर निर्भर थे, और इनको जो भी सामान बेचना था, ठीक, तो ये मैक्सिमम क्या करते थे इस देश में, चाहे जब हमारा औद्योगिकरण नहीं हुआ था उस समय, जब तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से था, या इंडिया का पार्ट था, तो इसके बात करें तो ईरान में, यहाँ तक कि फारस के देशों में भी, या एथेंस में भी जाकर यहाँ से सामान को बेचा जाता था। तो वो मेनली किस आधारित पर होता था, वो मेन होता था कपड़ा उद्योग पर, यानी लघु उद्योग पर। लघु उद्योग बात करें तो देखिए कौन कौन से आता है, हमारे हथकरघा से रिलेटेड जितने भी उद्योग हैं वो आते हैं। ठीक, तो उसमें कौन सा मेन आता था, जनसंख्या हमारे पास थी, उन्नत कौन सा प्रणाली था, हम लोग ऊन की बुनाई करते थे, कपास की सूत की कटाई करते थे, कांच के लोहे के या मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इसको बाहर के देशों में देते थे। मेनली हमारे इंडिया से ऊन से बने हुए, कपास से बने हुए जो कपड़े हैं विदेशों में बेचे जाते थे। हम लोग बात कर रहे थे कि औद्योगिकरण का कारण ब्रिटेन में क्यों था, यानी 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ या मशीनीकरण आया, तो ये यहाँ पर क्यों आते। इसका भौगोलिक कारण हम लोगों ने एक देखा कि यह है, ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है, या लैंड स्थल खंडों से सेपरेट कंट्री है। तो इसका एक कारण था कि यह सुरक्षित देश था, इसके अलावा इसका जो है औपनिवेशिक देश था ये। यानी ये बहुत से देशों पर यह जाकर आक्रमण किया था, और इसका जो मार्केट कैप था, यानी बाजार जो था, जैसे हमारा कृषि का उत्पादन देखिए इससे ज्यादा देशों पर जाता था। यानी लगभग बोला जाता था कि कभी भी ब्रिटेन का सूर्य अस्त नहीं होता है। तो सूर्य अस्त नहीं होने के कारण है कि इसका जो मान लीजिए आज के डेट में तो पूरा एक तरह से पूरा भूगोल पे, यानी हमारे धरती पर ही लगभग 50% से ज्यादा क्षेत्र पर, लैंड क्षेत्रों पर इसका अधिकार था। तो जब यहाँ पर औद्योगिकरण के देखे तो यहाँ पर जो कृषि उत्पादन होता था, चाहे जिस देश में ये काम करते थे वहां पर लोगों से जबरदस्ती काम करवाते थे, बेगारी करवाते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे। तो जब ये करवाते थे, इसका जो प्रोडक्ट होता था इसके लिए उनको मार्केट चाहिए होता था, इसलिए भी एक कारण आया कि मशीनीकरण हुआ ब्रिटेन में। दूसरा था कि ये कोयला और लोहा का उत्पादन जो है यहाँ पर काफी अधिक होता था ब्रिटेन में। तो लोहा के कारण और कोयला के कारण अधिक होने के कारण जब जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया, तो इसके थ्रू जब है कोई भी प्रोडक्ट बनता था, कोई भी उत्पादन होता था, तो वो कहां से जल्दी ही या कम समय में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता था सामान। ये कारण भी एक हुआ कि कोयला और लोहा ब्रिटेन में प्रचुर मात्रा में होने के कारण ये हमारा जो है देखने को मिलता है कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण होता है। और इसके कारण जैसे ही यहाँ पर छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग थे ब्रिटेन में, मान लीजिए जैसे गांव में मेनली व्यवस्था जो था, अर्थव्यवस्था, उसमें गांव के जितने भी लोग थे, ठीक, तो वो अपना घर पे ही काम करते थे और घरेलू उत्पादन में ज्यादा लगे हुए थे। घरेलू उत्पादन मतलब जैसे सूत से कटाई करना, ऊन की, कांच से, लोहे से, मिट्टी के बर्तन बनाना और उसको बाजार में बेचना है। तो इसके बाद में जो औद्योगिकरण आता है जेम्स वाट के आविष्कार के कारण, या ये जितने भी हमने तीन चार पॉइंट बताए इसके कारण, जब भी ये आया औद्योगिकरण, तो इसके थ्रू जब ये जब घरेलू उत्पादन को ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, वहां से लोग मैक्सिमम जो उत्पादन है मशीनों के थ्रू करने लगे और मशीनों को निर्माण करने लगे। तो एक मशीन से निर्माण से जो हुआ, ब्रिटेन में जितने भी थे घरेलू उद्योग वो नष्ट होने लगे और धीरे धीरे नए मशीन का निर्माण होने लगा। यानी कहें तो घरेलू उत्पादन का जो स्थान हो कारखाना पद्धति ने ले लिया। ठीक, वो समय वहां पर एक उद्योग चलता था जिसको गिल्ड प्रथा भी बोलते थे। गिल्ड प्रथा जो है 17वीं 18वीं शताब्दी में यहाँ पर काफी मजबूत था, और इस गिल्ड प्रथा को इसने औद्योगिक क्रांति ने अपना स्थान ले लिया। तो इस तरह से देखें कि औद्योगिकरण जो है ब्रिटेन में
और हमारा अर्थव्यवस्था और आजीविका में देखें अगर इस चैप्टर में, तो कृषि और उद्योग से जो जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं, जो मेनली फोकस पॉइंट है, ये इनको हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा हम लोग अगर जब बात करेंगे तो डिस्कशन करेंगे पूरा होल, यानी जो भी औद्योगिकरण का कारण है इसको पूरे डिटेल्स में समझेंगे। ये तो ऊपरी ऊपरी सी बात हो गई। हम लोग औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण का हम लोग देख रहे थे अर्थव्यवस्था और आजीविका में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, कृषि और उद्योग, जो हमारे आजीविका का मेन स्रोत था। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग आगे पढ़ना है औद्योगिकरण के क्या क्या कारण रहे हैं, और ये ब्रिटेन में ही क्यों औद्योगिकरण हुआ था, जिसका छोटी सी झलकी हम लोगों ने पहले देख लिया है। उसमें देखते हैं कि पहला है, बोला जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी हमारा आवश्यकता आवश्यकता जब बढ़ती है तब हम लोग किसी भी नई चीज का आविष्कार करते हैं। जैसे घर बैठे बैठे आज के डेट में काम करना हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर स्किल वाले स्टूडेंट है या आदमी है, जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, या वर्क फ्रॉम होम से यानी घर बैठे ही विदेशों की कंपनी में भी काम कर लेता है, कॉल के लिए काम कर सकता है, जिसको बीपीओ बोलते हैं। यानी घर बैठे ही किसी भी अदर कंपनी का, इंटरनेशनल कंपनी का ये जो है क्या दे देता है, सर्विस प्रोवाइड करा देता है। इसके बदले में इसको मेहनताना या मानदेय प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला कारण होता है कि किसी भी चीज के आविष्कार की जो है किस तरह से जमी होती है, तो ये आवश्यकता ही आविष्कार की जमी होती है। आज के डेट में हम किसी भी तरीके का आविष्कार का देखते हैं तो उसके पीछे जो है हमारी आवश्यकता ही है। आज की डेट में अगर हम चिप्स पैक भी करते हैं तो उसके लिए भी नाइट्रोजन गैस की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। इसको भी मशीन के द्वारा ही उसमें फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो हम जब हम चिप्स को पैकेट खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं हवा काफी भरा होता है। उसको मेंटेन करने के लिए और चिप्स को मजबूत बनाए रखने के लिए, ताकि खराब ना हो, उसमें गैस का मिश्रण किया जाता है। तो लोगों का स्वाद में जो चेंज आया, यानी हमारी आवश्यकता बढ़ गई कि हम लोग डेली आलू की भुजिया और चोखा खाने से उब गए। इसके बाद में क्या किए, हम लोग चिप्स चाहिए, टमाटर का क्या चाहिए, सॉस चाहिए, मोमोज चाहिए। ठीक, हमारे लिए क्या हुआ, नया नया आइटम वेरिएशन आने लगा। लोग नया नया चीज तरीके खोजने लगे कि हमारा जीभ का स्वाद है उसको किस तरह से चेंज करें। या यूं कहें कि हम लोग पहले जो कपड़ा पहनते थे तो गाँव में धोती कपड़ा पहनते थे, धोती और शर्ट पहन लिया, कुर्ता। लेकिन आज के डेट में देखे तो कोई टाई बेल्ट लगा हुआ है, कोई सूट पहना हुआ है। ठीक, तो अब सूट तैयार तो घर पर बैठे बैठे होगा नहीं, तो धोती लेयर का होता है। तो यानी हमारी आवश्यकता क्या बढ़ गई, बढ़ी, तो हम लोग आविष्कार करने लगे। ये कपड़ा जब भी तैयार होगा तो कहाँ होगा, फैक्ट्री में होगा। तो बैठे बैठे दिन भर करते रह जाएंगे तो काम होगा नहीं। यानी हमारी आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। नेक्स्ट, नए नए मशीनों का आविष्कार होना है। अगर हम बात करें कि औद्योगिकरण का जो ब्रिटेन में कारण रहा था, यहाँ पर जो देखें तो बार बार नए नए मशीनों का आविष्कार किया गया है यहाँ के लोगों के द्वारा। अगर बात करें कि कौन कौन सा मशीनों का आविष्कार किया गया है ब्रिटेन में, तो 1769 में देखे तो स्पिनिंग प्रेस जो था रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया था, जो जल शक्ति के द्वारा चलता था। यानी वाटर वेपर के जो पावर होती है उसके थ्रू चलता था। और उसी वर्ष सेम ईयर 1769 में जेम्स वाट ने भी वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प इंजन का आविष्कार होने से हम लोग पढ़ सकते हैं कि कितनी बड़ी क्रांति आई थी। जब भी हम लोग ट्रेन है, ठीक, या इसे चलने वाले ट्रम भी आज के डेट में भी चलते आ रहे हैं, जो भाप के इंजन से चलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो थोड़ी सी मात्रा में आज भी भाप इंजन से चलने वाले हैं। जैसे हाइड्रोलिक्स जो होते हैं, हाइड्रो प्लांट बनाते हैं, हम लोग भाप के थ्रू ही या उसके हाइड्रोलिक पावर के थ्रू ही हम लोग एनर्जी को जनरेट करते हैं। जेम्स वाट यही देन है, 1769 ईस्वी में इसने किया था। ये भी बाई डिफॉल्ट जो होता है ना, गलती से कर लीजिए या कुछ, लेकिन इन्होंने बाई गलती से ही इन्होंने भाप इंजन का आविष्कार कर दिया था। तो ऐसे कहें कि अगर मान लीजिए कोई बर्तन में खाना पक रहा था तो ये देख लिए कि भाई साहब ये जो ढक्कन है वेपर के थ्रू बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ से इन्होंने भाप इंजन का दिमाग में लिखाया, यहाँ से इन्होंने वाष्प इंजन का जो है आविष्कार किया। नेक्स्ट है 1770 ईस्वी में ही जेम्स हार्ग्रीव्स के द्वारा सूत काटने की मशीन तैयार की गई। पहले जो सूत काटना होता था तो उसमें 16-17 लोग मिलकर एक बार काम करते थे, लेकिन इसके आने के बाद में जब जेम्स हार्ग्रीव्स ने किया तो ये 8 सूत का एक साथ ही काटा जाने लगा। यानी जो हमारा वर्क लोड था वो कम हो गया और प्रोडक्शन जो है
ज्यादा हो गया, वर्कलोड कम और उत्पादन जो है ज्यादा होने लगा। ये इनका है सूत काटने की मशीन से जो है कपड़े जो तैयार किए जाते थे पहले, तो एक कपड़ा तैयार करने में, सूत काटने में लगभग 7 से 8 दिनों का टाइम लगता था। तो इस सूत काटने की मशीन आने से क्या हुआ कि तुरंत तुरंत 8 से 10 सूत के जो भी होते हैं, गट्टा बोलते हैं उसको, वो साथ एक ही साथ में काटने लगे और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। तो वही देखें तो 1773 ईस्वी में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया। ठीक, उसकी तरह देखें तो 1779 ईस्वी में स्पिनिंग मिल का खोज किया गया, जो सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया। अब ये एडवांस है कि स्पिनिंग मिल किसको बोलते हैं। ये है उद्योगों में जब जाएंगे तो बहुत बड़े बड़ी से एक तरह के करना कि चक्की जिस तरह से हम चलाते हैं हाथों से, या जो कुम्हार की चाक होती है उस तरह के जो बड़ा बड़ा चाक होता था मिल, जो उसमें बहुत सारे कंबाइन हो गए। जैसे कभी मशीन में जाते हैं देखते हैं चक्की की मशीन में तो बहुत बड़ा बड़ा से इंजन जो स्पिन करता है, उसको बोलते हैं स्पिनिंग मिल। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा। नेक्स्ट 1785 ईस्वी में वाश पे चलने वाला पावर लूम यानी हथकरघा या करघा का आविष्कार किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? एडमंड कार्टराइट के द्वारा। ये जितने भी आविष्कार हम लोग देख रहे हैं इसके मैक्सिमम का आविष्कारक जो है ये ब्रिटिश से ही है, यानी इंग्लैंड के ही थे। इसी कारण जो है औद्योगिकरण को देखेंगे हम लोग तो ब्रिटेन में ही सबसे पहले आता है। ठीक है, जितने भी ये साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा आविष्कार किए गए ये मूलतः ब्रिटेन के निवासी थे। और आगे बात करें तो थॉमस बेल के द्वारा छपाई मशीन का शुरुआत किया गया। और छपाई मशीन की बात करें तो गांव में जो है पहले के कपड़ा देखेंगे, आज के डेट में भी छपाई मशीन काम करता है, जो बाई हैंड करते हैं, हाथों से उस पर कपड़े पर छपाई करते हैं, किसी भी चित्र का, किसी भी प्राकृतिक चीजों का या किसी भी डिजाइन का। तो ये जो है थॉमस बेल द्वारा छपाई मशीन का आविष्कार किया गया। तो इसमें क्या होता था कि जब पहले जो व्यक्ति होता था जो भी काम करता था इस छपाई में, तो बाई हैंड से करता था, उसको करने में लगभग काफी टाइम लगता था। अब इसके थॉमस बेल के द्वारा जब छपाई मशीन का आविष्कार किया गया तो इससे जो है छपाई ज्यादा होने लगा और उसका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। इसके लिए मार्केट भी देखा जाने लगा, यानी बाजार की भी खोज होने लगी। और ये ब्रिटेन के पास ऑलरेडी बाजार था। वो कैसे था? मान लीजिए इसका तो जनसंख्या बहुत बहुत कम था, लेकिन ये औपनिवेश था ना, औपनिवेशिक देश होने के कारण इसके बहुत सारे उपनिवेश थे, छोटे छोटे देश या इंडिया जैसे देश इसके उपनिवेश थे। तो ये छपाई मशीनों के द्वारा जो पहले इंडिया से जो सामान जाता था कपड़ा, उस पर जो छपाई होता था वो काफी स्टाइलिश लगता था। मतलब आज के डेट में जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रांडेड है, सियाराम का कपड़ा है, विमल का है, तो उसी तरह का जो डिजाइन उस पर तैयार किया जाता था छपाई मशीन के द्वारा बाई हैंड इंडियन से किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, उसी डिजाइन को ब्रिटेन में जब थॉमस बेल ने छपाई मशीन आविष्कार किया तो उसके द्वारा उससे तुरंत मतलब जल्दी जल्दी करने लगे। तो इसका जो है प्रोडक्शन बढ़ने लगा, उसके लिए बाजार पहले से ही उसके पास उपलब्ध था, यानी जितना भी उपनिवेश थे उसके वहां पर इसको जबरदस्ती बेचने लगा। ये लोग हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वो अपना प्रोडक्ट को बेचता था, उसी से कर लेके किस तरह से उसी कर को मैनिपुलेट कर करके उसी से पैसा कमाता था। तो हम लोग पहले देख चुके हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है निर्यात के लिए रेलवे इंजन का तैयार करना। पहले तो जन स्वार्थ के द्वारा जब भाप इंजन का आविष्कार हुआ, वाष्प इंजन का, तो ब्रिटेन में ही चलता था। लेकिन औपनिवेशिक देश इसके बहुत ज्यादा होने के कारण क्या किया, जब सोचने लगा कि भाई यहाँ पर तो हम लगा रहा है हो ही रहा है, तो क्यों ना दूसरे को भी इस चीज का फायदा दे। हाँ, मतलब जितने भी उपनिवेश हैं वहां पर जाए, वहां से ज्यादा अपना माल को ब्रिटेन में लाए और ब्रिटेन के लोगों को भी इससे क्या होगा, काम मिलेगा। काम मिलने के साथ साथ क्या है, उसका उपनिवेश जो है काफी मजबूत रहेगा। तो निर्यात के लिए रेलवे का इंजन का तैयार करने लगा। आज के डेट में जैसे इंडिया है चाइना से मंगाता है, चाहे जापान से स्पीड ट्रेन जो है मेट्रो स्पीड का या बुलेट ट्रेन का, जो जापान से भी बन रही है अहमदाबाद टू मुंबई। तो इसी तरह के रेलवे इंजन का आविष्कार जो है उस समय ये क्रांतिकारी था। वाष्प इंजन के आने के बाद में ब्रिटेन के द्वारा किया गया। 1875 में बात करें तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया गया, जिसका आविष्कार था हम्फ्री डेवी। इसने क्या किया कि जैसे हम लोग गांव में होता था कि रातों में ब्रिटेन के जो शहर थे छोटे छोटे है गांव, वहां पर जो था ना कि दिन में कहीं काम हो पाता था क्योंकि लाइट का आविष्कार था नहीं। हाँ, तो अब जनसंख्या उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था मशीन से। मशीन का आविष्कार कब हो रहा है? 1769 से हम लोग 1875 में आएंगे, लगभग 100 वर्ष, 100 वर्ष से भी ज्यादा हो गया। तो देखने लगा कि इसका सेफ्टी लैंप का जैसे आविष्कार हुआ, प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ाने के लिए ये जब सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ, यानी इसको जो पहला हम लोग पॉइंट पर आवश्यकता आविष्कार की करनी है,
तो ये उसके कारण हुआ, या कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, उसको बाजार में मार्केट में देना होगा। तो सेफ्टी लैंप का ऐसा किया हम भी डेली ने। अब इससे क्या हो कि रातों में भी वहां पे वर्कर जो है काम करने लगे, कारखाना में जब वो काम करने लगे तो क्या हुआ कि इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। यानी ब्रिटेन में औद्योगिकरण को मजबूत करने में ये सेफ्टी लैंप का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसी तरह बात करें तो 1815, सॉरी ये 1815 है, 1815 में ही शक्तिशाली भट्टी का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो लौह उद्योगों को बढ़ावा दिया। यानी आज के डेट में जैसे हम लोग पहले भी देखे, अगर गांव में कोई बच्चा देखा होगा, आज के डेट के सब बच्चे नहीं देखे होंगे, लेकिन जो गांव में भट्टी के द्वारा लोहे को पिघलाया जाता था और उसको शेप साइज दिया जाता था बढ़िया सा, जैसा मतलब जिसका जो रिक्वायरमेंट होता था उसके अकॉर्डिंग वो करते थे। तो ये क्या किया 1815 ईस्वी में, शक्तिशाली भट्टी का आविष्कार जो है इंग्लैंड में हुआ, और उसके द्वारा जो है प्रोडक्शन लोगों का, हमारे लिए कोई ताला बनाना है या किसी भी तरह का मटेरियल बनाना है जो राउंड है या रेक्टेंगुलर है या अगर वर्गाकार है, आयताकार है, तो इस तरह का जो आइडिया था वस्तुएं वो काफी इजी तरीके से बनने लगे। ये शक्तिशाली भट्टी के आविष्कार करने के बाद में इसने लोहा उद्योग को बढ़ावा दिया और लोहे से बनने वाले सामान आगे काफी बिकने लगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो ब्रिटेन में कोयले और लोहे की प्रचुरता भी थी। इसके कारण जो शक्तिशाली भट्टी बना, इसका इस्तेमाल करके लोहे का ज्यादा से ज्यादा रेलवे इंजन या किसी भी तरीके का जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती थी, रेलवे ट्रैक बनाना, ये सब बनाने का कार्य ब्रिटेन के द्वारा चालू किया जाने लगा। अभी तक हम लोगों ने देखा औद्योगिकरण के कारण जो थे, 3 कारण हम लोगों ने देखा। पहला आवश्यकता आविष्कार की कमी है, दूसरा नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयला एवं लोहे का प्रचुर मात्रा में ब्रिटेन में होना। अब देखते हैं नेक्स्ट है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। अब पहले क्या होता था ब्रिटेन में, जो छोटे छोटे गांव होते थे वहां पर लोग कलेक्टिव रूप में, मान सामूहिक रूप में 10 से 20 लोग मिलके अपना प्रोडक्शन करते थे। मान लीजिए कोई कपड़े का व्यापार कर रहा है तो पहले क्या करेगा, कोई कॉटन का खेती करेगा, यानी कपास की खेती करेगा। कपास की खेती से ये गांव के 10-15 लोगों को देगा कि उसकी सुताई या कटाई करे। कटाई के बाद में ये लोग क्या करते थे, इसको तैयार करके कपड़ा बनाते थे। तो इस तरह से लंबा प्रोसीजर चलता था कि एक कपड़ा बनाने में कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लगता था। ठीक, अब फैक्ट्री जैसे ही हमारा ये सब आविष्कार होने लगे, ठीक, मशीनों का आविष्कार होने लगा, छपाई प्रणाली की हो गया, स्पिनिंग का हो गया, मिल का, तो ये सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हो गया। तो इस तरह से अगर देखें तो फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हो गई। अब जो छोटे छोटे गांव थे मिलकर अब बड़े बड़े शहर में विकसित होने लगे। जैसे लिवरपूल एक शहर है, ठीक, मैनचेस्टर जिसको आज की डेट में भी सबसे बड़ा वस्तु कपड़े का बाजार या मार्केट माना जाता है, ठीक, यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स है। तो ये सारे जो एरिया है, अगर शहर है, ये कॉटन के लिए फेमस है और इससे उत्पादित वस्तुओं के लिए फेमस हो गया। ऊन के जो केंद्र थे ये सबसे बड़े बड़े उत्पादन केंद्र में तब्दील हो गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करें, सस्ते श्रम की भी उपलब्धता थी। ठीक, और वो किस तरह से थी, ये 12 बंदी प्रथा जो थी ब्रिटेन में, इसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। अब इसे समाप्त होने का कारण क्या था कि बड़ा बंदी प्रथा जो थी, इसमें बड़े जो जमींदार थे, छोटे छोटे जो किसान होते थे, उनका जमीन को कलेक्टिव रूप में एक साथ खरीद के, चाहे भाड़े पर लेकर रेंट पर, उससे बड़े बड़े एक बाड़ा बनाने लगे। ठीक, फैक्ट्री का मान लीजिए एक छोटा सा 10 कट्ठे का जमीन, 20 कट्ठे का, सबको मिला के गांव के तरीके का बना के यहाँ से लेने लगा, और ये इसमें मशीन के थ्रू ये खेती करने लगे। तो यहाँ के जो किसान थे, कृषक थे, ये फ्री हो गए। फ्री मतलब कि इनका काम बंद हो गया। जब काम बंद हो गया तो ये कहीं काम ढूंढेंगे, यानी यही कृषक आगे चल के क्या बनते हैं, धीरे धीरे मजदूर बन जाते हैं। इनके पास कार्य न होने के कारण ये मजदूर जो है सस्ते श्रम में भी काम करना स्वीकार करने लगे। तो सस्ते श्रम में काम करने लगे, एक तो यहाँ से फायदा हुआ, दूसरा है इसका बहुत बड़ा औपनिवेशिक बाजार होने के कारण यहाँ से लोगों को जब ये इकट्ठा करके ला रहा था, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था, यहाँ से जो मजदूर थे, आज के डेट में भी हम लोग बोलते हैं गिरमिटिया, यानी इंडिया से जो मजदूर बाहर के देशों में जाते थे, ब्रिटेन के द्वारा ले जाए जाते थे, जैसे गन्ना की खेती करने के लिए। ठीक, आज के डेट में देखिएगा तो सूरीनाम देश है, चाहे मॉरिशस, सेशेल्स, ये सारे देश जो हैं यहाँ पर इंडियन ही मैक्सिमम मौजूद हैं। वो किसके लिए गए थे,
तो गन्ना के खेती के लिए यहाँ से ले जाया गया था, मक्के की खेती करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा, फ्रेंच के द्वारा लेके जाया गया था इन सब देशों में। यानी कहने का मतलब कि औपनिवेशिक साम्राज्य उसका ज्यादा होने के कारण ये धीरे धीरे क्या किया, यहाँ से सस्ते मजदूरों का भी अपने देश में ले जाने लगे। ठीक है, ये रहा हमारा पांचवा कारण, सस्ते श्रम की उपलब्धता होना ब्रिटेन में, जिसका मुख्य कारण बना था बड़ा बंदी प्रथा। और इसके अलावा बात करें नेक्स्ट है छठा, यातायात की सुविधा। वाष्प इंजन के आविष्कार के साथ साथ रेलवे इंजन का जैसे ही आविष्कार हुआ, यातायात में सुविधा होने लगी है। पहले जो 10 घंटे में सफर तय होता था, अब बाद में वाष्प इंजन के आने के बाद में, रेलवे इंजन का आविष्कार के बाद में 5 घंटे में, 3 घंटे में होने लगा। तो यातायात की सुविधा भी वहाँ पे इम्प्रूव हो गई, यानी अच्छे से विकसित हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें विशाल औपनिवेशिक की स्थिति, तो ये लोग हम पहले भी टॉपिक्स में सब में देखते आ रहे हैं। इसका साम्राज्य अधिक होने के कारण, विशाल औपनिवेशिक स्थिति होने के कारण, ये सामान के जो उत्पादन हो रहा था ब्रिटेन में, इसके लिए बाजार भी उसको मिलते जा रहा था धीरे धीरे। हाँ, और उसको जबरदस्ती भी बेचना। तो इस तरह का देखें तो विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य भी औद्योगिकरण का एक कारण रहा था ब्रिटेन का। इस तरह से हम लोगों ने औद्योगिकरण के 12 टॉपिक्स को देख लिया। होल्ड करिए।